नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कौटिल्य स्टडी जोन में। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय के अंतर्गत पाठ 1 लेखन कला और शहरी जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो शहरी जीवन की शुरुआत मानी जाती है मेसोपोटामिया से। क्वेश्चन नंबर 2, मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? तो मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है और मेसोपोटामिया का नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य और पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बना, इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। तो मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द हो जाएगा? यूनानी। और जो दो नदियां हैं दजला और फरात, इनके बीच की जो भूमि है उसके लिए मेसोपोटामिया शब्द यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मेसोपोटामिया का वर्तमान साम्य किस देश के साथ किया जाता है? यानी वर्तमान में मेसोपोटामिया को किस देश के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है इराक के नाम से। क्वेश्चन नंबर 4, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो ये दो नदियां हैं दजला और फरात। तो आप मैप में देख सकते हैं ये दजला नदी है और दूसरी फरात नदी, इसके बीच की भूमि जो है उसको मेसोपोटामिया बोला जाता है और वर्तमान में इसको क्या बोला जाता है? इराक। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्र में राजा को क्या कहा जाता था? तो मिस्र में राजा को क्या कहा जाता था? फराओ। क्वेश्चन नंबर 6, बाइबल का प्रथम भाग क्या कहलाता है? तो बाइबल का प्रथम भाग कहलाता है ओल्ड टेस्टामेंट। क्वेश्चन नंबर 7, बुक ऑफ जेनेसिस का संबंध किससे है? तो बुक ऑफ जेनेसिस का संबंध है ओल्ड टेस्टामेंट से। क्वेश्चन नंबर 8, शिमार का तात्पर्य क्या है? तो शिमार का तात्पर्य क्या था? सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि। क्वेश्चन नंबर 9, बाइबल में उल्लेखित जल पलावन कथा का मुख्य पात्र क्या है? तो जो बाइबल में एक कथा है जल पलावन की, उसका जो मुख्य पात्र है वो है नोआ। और हम यहाँ देख सकते हैं कि बाइबल के अनुसार जल पलावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, किंतु परमेश्वर ने जल पलावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम की एक मनुष्य को चुना। नोआ ने एक बहुत ही विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक जोड़ा रख लिया, और जब जल पलावन हो तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया और नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसी कहानी मेसोपोटामिया में मिलती है और जो मेसोपोटामिया में कहानी है उसका जो मुख्य पात्र है उसको जीवशूद्र बोलते हैं या पुतना पिस्तिम बोला जाता है। लेकिन यहाँ पूछा कि बाइबल में, तो बाइबल में जो कथा है उसका तो मुख्य पात्र कौन होगा? नोआ। निम्न में से कौन सा शहर मेसोपोटामिया से संबंधित नहीं है? तो उर्बी मेसोपोटामिया से संबंधित है, उरूक भी है, मारी भी है। तो कोरिंथ शहर इसका राइट आंसर होगा। कोरिंथ है वो मेसोपोटामिया से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? तो ये हुआ दक्षिण भाग के रेगिस्तानी क्षेत्र में। मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत हुई थी, तो मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, मेसोपोटामिया के प्राचीन नगरों का निर्माण कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ कांस्य युग में। क्वेश्चन नंबर 14, कांसा किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो कांसा तांबा और रंगा, और रंगा को क्या बोला जाता है? टीन भी बोला जाता है। तो तांबा और रंगा का मिश्रण मिश्रण है, यानी मिश्रित धातु है कांसा। क्वेश्चन नंबर 15, शहरी जीवन की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो जो श्रम विभाजन है वो शहरी जीवन की प्रमुख विशेषता थी। मूर्तिकला का विश्व प्रसिद्ध नमूना वारका शीर्ष कहाँ से मिला है? तो ये मिला है उरुक शहर से। और ये वारका शीर्ष का यहाँ पे वर्णन दिया गया है कि 3000 ईस्वी पूर्व उरुक नगर में स्त्री का यह सिर एक सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। इसकी आंखों और बाहों में क्रम से नीले लाजवर तथा सफेद सीपी और काले डामर की जड़ाई की गई होगी। सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। यह मूर्तिकला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख, ठोड़ी और गालों की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। यह कैसे कठोर पर पत्थर में तराशा गया जिसे काफी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा। तो वारका शीर्ष कहां से मिला है? उरुक नगर से। क्वेश्चन नंबर 17, वारका शीर्ष के संदर्भ में सही कथन है।
यह संगमरमर को तराश कर बनाया गया स्त्री का सिर है, तो ये राइट है। इसकी आंखों और भौहों में क्रमशः नीले, लाजवर तथा सफेद सीपी और काले डामर की जड़ाई की गई थी, तो ये भी ठीक है। इसके मुख, ठोड़ी और गालों की सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है, ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। विदेशी अभियानों और विनिमयों को निर्देशित करने में सक्षम सामाजिक संगठन स्थापित करने की शुरुआत किसने की थी, तो ये की थी दक्षिणी मेसोपोटामिया ने। शहरी विकास के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है, तो शहरी विकास के लिए शिल्प भी जरूरी है, व्यापार तथा सेवाएं तथा कुशल परिवहन व्यवस्था, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। मेसोपोटामिया के संदर्भ में सही कथन है, यह खाद्य संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध था, बिल्कुल राइट है। यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था, ये भी ठीक है। मेसोपोटामिया लोग कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद खाड़ी देशों को निर्यात करते थे, ये भी ठीक है। ये उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, परिवहन का सबसे सस्ता तरीका है, तो परिवहन का सबसे सस्ता तरीका जलमार्ग को माना जाता है। मेसोपोटामिया की कौन सी नदी व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी, तो ये थी फरात नदी। क्यूनिफॉर्म किस भाषा का शब्द है, तो क्यूनिफॉर्म लैटिन भाषा का शब्द है या लातिनी भाषा का शब्द। मेसोपोटामिया हथियार किस धातु के बने थे, तो ये कांसा धातु के बने हुए थे। मेसोपोटामिया से प्राप्त पहली पट्टिकाएं किस समय अवधि की है, तो जो पट्टिकाएं मिली है वो लगभग 3200 ईस्वी पूर्व की हैं। और पट्टिकाओं में जो चित्र बने हुए थे ये साइड में दिखाए गए हैं आपको। और पट्टिकाएं लगभग कौन से साल की है, 3200 ईस्वी पूर्व। और इन पट्टिकाओं की ऊंचाई कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर या उससे कम है। और इन पट्टिकाओं और बने संकेत चित्र जैसे बैल, मछली, नाज और नाव है, और ये चित्र यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 26, मेसोपोटामिया से प्राप्त पट्टिकाओं के संदर्भ में सही कथन है, प्रत्येक पट्टिका की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर या इससे कम है, तो ये राइट है। इन पट्टिकाओं पर बेल, मछली, नाज, नाव आदि संकेत चित्र मिले, ये भी ठीक है। वहां बेलों, मछली, रोटियों के लगभग 5000 सूचियां मिले, ये भी ठीक है। इन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, मेसोपोटामिया के लोग लेखन कार्य किस पर करते थे, तो ये करते थे मिट्टी की पट्टिकाओं पर। और यहाँ साइड में आपको मिट्टी की पट्टिकाएं दिखाई दे रही हैं। 28, क्यूनियस शब्द का अर्थ है, क्यूनियस शब्द का क्या अर्थ है, खूंटी। क्यूनिफॉर्म जिसका अर्थ होता है किलाकार, लैटिन शब्द या लातिनी भाषा का शब्द क्यूनियस जिसका अर्थ होता है खूंटी, और फॉर्मा जिसका अर्थ होता है आकार, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यानी जो क्यूनिफॉर्म शब्द है और जो लैटिन शब्द है क्यूनियस, और जिसका अर्थ होता है खूंटी, और फॉर्मा जिसका अर्थ होता है आकार, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और क्यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, किलाकार। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है, तो सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, सुमेरियन। तो आपको इसमें देखना होगा कि जो इस सबसे जो प्रथम ज्ञात भाषा है, इसकी प्रथम जो ज्ञात भाषा है वो सुमेरियन थी या सुमेरी। और उसके बाद 24वीं ईस्वी पूर्व के आसपास जब अकदी लोग यहाँ आ गए तो सुमेरी की जगह कौन सी भाषा आ गई, अकदी। और अकदी जो है वो सिकंदर के समय तक क्षेत्रीय परिवर्तन के साथ फलती फूलती, 1400 ईस्वी पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का भी प्रवेश हुआ। तो इसका अगर सही क्रम से देखा जाए तो सबसे पहले सुमेरियन, उसके बाद आ जाती है आपकी अकदी, और तीसरी बाद में आती है अरामाइक। क्वेश्चन नंबर 30, 2400 ईस्वी पूर्व के बाद मेसोपोटामिया में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा का स्थान लिया, तो अभी हमने बात की अकदी भाषा ने। एनमरकर कहाँ का शासक था, तो ये शासक था उरुक का। सुमेर के व्यापार की पहली घटना संबंध किस शासक से है, तो एनमरकर से। अरट्टा क्या था, तो अरट्टा एक देश था। मेसोपोटामिया की प्राचीन लेखन प्रणाली के संदर्भ में सही कथन, लेखन कार्य मिट्टी के पट्टिकाओं पर किया जाता था, बिल्कुल ठीक है। पट्टिकाओं को लेखन के बाद धूप में सुखाया जाता था, बिल्कुल ठीक है। एक बार पट्टिका के सूखने के बाद उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था, ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। 35, मेसोपोटामिया में प्रचलित पट्टिका लेखन प्रणाली के संदर्भ में सही कथन है, प्रत्येक सौदे के लिए एक अलग पट्टिका की जरूरत होती थी, बिल्कुल ठीक है। मेसोपोटामिया के खुदाई स्थलों से सैकड़ों पट्टिकाएं मिली हैं, बिल्कुल राइट है। कोई हिसाब असंगत या गैर जरूरी होने पर पट्टिका को फेंक दिया जाता था, तो ये भी राइट है। इन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। यूनिफॉर्म शब्द का क्या अर्थ है, तो ये हमने पहले भी इसकी बात की है कि यूनिफॉर्म शब्द का अर्थ है किलाकार। और ये ऐसे जैसे साइड में आपको दिखाया गया है किला अक्षर, जो किला आकार अक्षर संकेत थे वो ऐसे किला कील के आकार के थे। दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास कब होने लगा था, तो दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास लगभग 5000 ईस्वी पूर्व
होने लगा था। उर किस प्रकार का देवता था? तो उर चंद्र देवता को बोला जाता था। 39 निम्न में से कौन प्रेम व युद्ध की देवी थी? तो प्रेम व युद्ध की देवी इनाना। पत्थर के ऐसे शिलापट जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते हैं उनको क्या बोला जाता था? स्टेल। और ये साइड में आपको दिखाया गया है। 41 मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं में किसे एक सुंदर शहर के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये किया गया उरुक शहर को। 42 दक्षिणी मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर किस समय का है? तो ये लगभग 5000 ईस्वी पूर्व का है। खालिस्तान के समाज में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था, तो मेसोपोटामिया में जो है वो एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। दक्षिणी मेसोपोटामिया के प्राचीन मंदिरों के संदर्भ में सही कथन है। सबसे पहला ज्ञात मंदिर ईंटों से निर्मित एक छोटा सा देवालय था, बिल्कुल ठीक है। मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी, ये भी ठीक है। मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ाते हुए मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया था, ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। मेसोपोटामिया की मोहरों के संदर्भ में सही कथन है, यानी मोहरें जो है उनके बारे में। तो ये बेलनाकार मोहरें पत्थर से निर्मित होती थी, बिल्कुल ठीक है। आर पार छिदी हुई इन मोहरों को एक तीली लगाकर एक गिल्ली मिट्टी पर घुमाने से लगातार चित्र बनता था, ये भी ठीक है। ये अत्यंत कुशल कारीगरों द्वारा उकेरी जाती थी, ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। और नीचे आपको ये बेलनाकार मोहरें दिखाई गई है, यानी ये जो मोहरें दिखाई गई है, ये मोहरें, ये जो मोहरें हैं इनके अंदर बीच में से लकड़ी डाल करके इनको इनके ऊपर घुमाया जाता था। घुमाने से क्या होता था? जो पट्टिकाएं इनके ऊपर चिन्ह बन जाते थे। क्वेश्चन नंबर 46 2000 ईस्वी पूर्व के बाद कौन सा नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला? तो ये मारी शहर। खालिस्तान नगर फरात नदी की उद्गम धारा वर्टिकल पर स्थित है, तो ये मारी शहर। और यहाँ पर आप चित्र में मारी को देख सकते हैं कि ये जो खड़ी वाली धारा है इसके ऊपर स्थित है मारी। और ये कौन सी नदी है? फरात नदी। मारी के राजा का संबंध किस समुदाय से था? तो ये एमोराइट समुदाय के थे। मारी नगर में किस देवता का मंदिर बनाया गया था? तो ये डेगन का। स्टेपी क्षेत्र के देवता थे, स्टेपी क्षेत्र के देवता डेगन को माना जाता है। जिमरिलम का राजमहल किस नगर में स्थित था? तो ये मारी में। मारी नगर की समृद्धि का सबसे प्रमुख कारण क्या था? व्यापार। मेसोपोटामिया की सामाजिक स्थिति के बारे में सही कथन है। समाज में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था, बिल्कुल ठीक है। पिता परिवार का मुख्य होता था, बिल्कुल ठीक है। विवाह की रस्म पूरी होने पर दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था, यह भी ठीक है। इन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 उर नगर के संदर्भ में सही कथन है। या 1930 के दशक में साधारण घरों की खुदाई सुव्यवस्थित ढंग से हुई, बिल्कुल ठीक है। यहाँ नगर नियोजन पद्धति का अभाव था, बिल्कुल ठीक है। घरों के भीतर आंगन में जल निकास हेतु नाली और मिट्टी की नलिकाएं पाई गई है, ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। मारी नगर के संदर्भ में सही कथन, यहाँ खेती और पशुपालन सबसे महत्वपूर्ण कार्य थे, बिल्कुल ठीक है। खानाबदोश गडरिये किसानों के गांवों पर हमला कर लूट लेते थे, ये भी ठीक है। खानाबदोश लोग अकदी एमोराइट असीरियाई आर्मीनियम जाति के थे, ये भी ठीक है। इन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। मारी के अधिकारी जहाज पर लदे माल का कितना प्रतिशत पर भार वसूल करते थे, टैक्स लेते थे? तो ये होता था 10%। यानी जो मारी शहर से होकर जो जहाज गुजरेंगे उनसे जो उन पे लदे हुए माल का 10% वो टैक्स के रूप में वसूल करते थे। क्वेश्चन नंबर 57 कौन सा द्वीप तांबे और टीन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तांबे और टीन के लिए अलासिया। पुरातात्विक स्थल अबू सलाबिक कहां पर है? तो ये मेसोपोटामिया का नगर है। पुरातात्विक स्थल अबू सलाबिक के संदर्भ में सही कथन है। यह 2500 ईस्वी पूर्व में लगभग 10 हेक्टेयर में बसा हुआ था, बिल्कुल ठीक है। यहाँ बड़ी मात्रा में जली हुई मछलियों की हड्डियां मिली गई, बिल्कुल ठीक है। यहाँ की गलियों में सूरों के छोटे बच्चों के दांत पाए गए, ये भी ठीक है। इन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। गिलगेमिस महाकाव्य कितनी पट्टिकाओं पर लिखा गया था? तो ये 12 पट्टिकाओं पर लिखा हुआ महाकाव्य है। गिलगेमिस कौन था? गिलगेमिस एक योद्धा था और इसी योद्धा के नाम पे गिलगेमिस महाकाव्य लिखा गया है। गिलगेमिस किस नगर से संबंधित था? तो ये उरुक नगर से संबंधित था। मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या है? तो ये आपका हो जाएगा काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा, ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। दोनों इसके राइट आंसर है।
अशुरबनीपाल ने पुस्तकालय की स्थापना कहाँ की थी? तो ये की थी निन्वे में। अशुरबनीपाल के पुस्तकालय में कितने मूल ग्रंथ हैं? तो ये मूल ग्रंथ है 1000। किस शासक ने बेबीलोनिया को 625 ईस्वी पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया? तो ये कराया था नेबोपोलासर ने। जिगुरात क्या है? तो जो सीढ़ीदार मीनारें होती थी उनको जिगुरात बोला जाता था। बेबीलोनिया बेबीलोनिया का क्षेत्रफल कितना था? तो ये था 850 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 69, स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? तो ये शासक था नेबोनिडस। सारगोन कहाँ का शासक था? सारगोन अक्कद का शासक था। मेसोपोटामिया में लेखन कार्य की शुरुआत हुई लगभग 3200 ईस्वी पूर्व। अशुरबनीपाल का शासन काल क्या रहा है? तो ये 668 से 627 ईस्वी पूर्व इसका शासन काल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, ईरान के एकेमेनिड लोगों ने बेबीलोन पर कब विजय प्राप्त की थी? तो ये प्राप्त की थी 539 ईस्वी पूर्व। सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता? तो ये जीता 331 ईस्वी पूर्व। किसने कहा देवताओं के प्रति भक्ति और राजा के प्रति अपनी निष्ठा के कारण मैंने कुशल शिल्पियों को बुलाया और उसका खंडित सिर बदलवा दिया? तो ये किसने कहा था? नेबोनिडस ने। मेसोपोटामिया में प्राचीन नगर राज्यों के पुरोहित राजाओं को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था पेटस्सी। बेबीलोनिया का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? तो देवद्वार, गेट ऑफ गॉड, इसका शाब्दिक अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 78, बेस्तुन अभिलेख को पढ़कर सबसे पहले किलाकार जो किलाक्षर लिपि है उसको समझने में सफलता अर्जित की? तो किसने की थी? हेनरी रोलिंसन ने। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।